Good morning students, all students of standard 4. Today I am going to teach you lesson 2. Lesson 2 is evidences in history, sources of history. What is the lesson? Evidences in history, sources of history. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, एविडेंसेस ऑफ हिस्ट्री और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, इतिहास का जो साक्ष्य है उसके बारे में और इतिहास के स्रोत के बारे में। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सपोज ऑन ए विजिट टू द ताजमहल यू आर टेकन ए बैक बाय इट्स ब्यूटी एंड ग्रैंडर। जब आप ताजमहल को देखते हैं तब आपकी इसकी खूबसूरती और शोभा को देख करके आपके मन में कुछ बातें आती हैं। नाउ यू वांट टू नो अबाउट इट, इसके बारे में जानने की इच्छा प्रकट होती है आपके अंदर। देन व्हाट डू यू डू, तो फिर आप क्या करेंगे? यू आइदर टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गाइड, आप वहाँ जो गाइड है उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहेंगे, या फिर आप और टर्न ओवर द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, या फिर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, और नहीं तो फिर आप इंटरनेट का सहारा लेंगे। टू नो अबाउट आवर इंटायर पास्ट, हिस्टोरियंस डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हमारे इतिहास को पूरी तरह से जानने के लिए जो इतिहासकारों ने है उन्हें वो दो भागों में बांट दिया। दो भाग में बांटने का उनका मतलब था ताकि हम अच्छे से इसको जान सके। दो पार्ट इसका क्या है? तो द आर्कियोलॉजिकल एंड द लिटरेरी। क्या है? आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है पुरातात्विक स्रोत और लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक स्रोत। The archaeological sources are the most direct evidences for the study of history. अब हम देखेंगे जो आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत जो है वो डायरेक्ट एविडेंस है। डायरेक्ट यानी कि साक्ष्य, डायरेक्ट साक्ष्य वो प्रमाण करता है इतिहास का। एंड प्री हिस्ट्री, दिस सोर्सेज इंक्लूड, अब हम देखेंगे जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। इंस्क्रिप्शंस जनरली ग्रैब्ड इन द स्टोन एंड मेटल। इंस्क्रिप्शन शिलालेख आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो वो आपको स्टोन और मेटल्स पे देखने को मिलेगा। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इनेबल्स अस टू डिटरमाइन द मेथड ऑफ राइटिंग प्रिवलेंट। अब जो हम लोग इंस्क्रिप्शंस देखते हैं, जैसे शिलालेख आप देखते हैं, तो ये हमें क्या बताता है? तो ये प्रचलित क्या चीज़, किस मेथड को ये प्रचलित करता है? तो ये राइटिंग के मेथड को बताता है। उस पीरियड के राइटिंग मेथड को। द नेचर ऑफ दिस स्क्रिप्ट हेल्प अस टू डिसाइडेड द एज ऑफ द इंस्क्रिप्शंस। और उसकी जो प्रकृति है वो हमें उस स्क्रिप्ट की प्रकृति क्या बताती है कि वो किस काल का है। कॉइन्स, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया? इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख। इसका दूसरा पॉइंट है कॉइन्स। कॉइन्स जो कि आज आप अभी भी देखते हैं, सिक्के। कॉइन्स सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग आवर पास्ट। ठीक है, कॉइन्स जो है वो हमारे पास्ट को जो है बताने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, कॉइन्स जनरली गिव अस इंफॉर्मेशन about the various kings that would have ruled in particular territory, their names and the chronological their period of reign। अब कॉइन, सिक्के, जब आप सिक्के देखते हैं तो उन सिक्कों को देखने से आपको ये पता चलता है कि आखिर ये सिक्का कब का है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले जो राजा लोग थे तो वो जो सिक्के बनते थे उन पे उनका पिक्चर होता था। जैसे कि आप चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के जब आप सिक्के को देखेंगे तो उस पर आप देखेंगे कि उसमें वो वीणा बजा रहे थे। इस तरीके से जो है, अगर जो मान लीजिए कि गोल्ड का कॉइन जिस टाइम में चल रहा होगा तो वो आपको उस समय के समृद्धि के बारे में बताएगा, क्योंकि अब जब गोल्ड का सिक्का चल रहा है उस समय में क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। तो इस तरीके से जो है कॉइन्स जो है हमें इन सब चीज़ों से अवगत करवाता है। अब हम देखेंगे मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? तो मॉन्यूमेंट्स जो है एनी बिल्डिंग, कोई ऐसा स्टैचू और स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। जो इतिहास, ठीक है, जो इतिहास के महत्व को दर्शाता है। जैसे कि आप किसी बिल्डिंग को देखिए, स्टैचू को देखिए, ये सारी चीज़ों, तो जैसे कि आप इसमें इंक्लूड क्या किया गया? तो टेम्पल्स, फोर्ट्स,
पैलेसेस, मोनेस्ट्रीज, ईटीसी। अब इन सब चीज़ों को, जैसे आप किसी मंदिर को देखते हैं, किसी मकबरे को देखते हैं, किसी महल को देखते हैं, किसी मठ को देखते हैं, इन सब चीज़ों को देखने के बाद मॉन्यूमेंट्स जनरली रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्किटेक्चर, रिलीजन एंड द सोशल एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल इन द पीरियड ऑफ देयर कंस्ट्रक्शंस। अब जब आप इस तरह के पैलेसेस को देखते हैं, मंदिर को देखते हैं, फोर्ट्स को देखते हैं, तो आप इन सब को देखने से आपको क्या पता चलता है? तो इनको देखने से आपको पता चलता है कि ये जो किस चीज़ का, तो ये उस समय की कलाकृतियों के बारे में बताता है, उस समय के धर्म के बारे में बताता है, उस समय के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में बताता है। तो इन सब बातों का हमें पता चलता है। अब देखेंगे हम आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट यानी कि कलाकृतियाँ। आर्टिफैक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बीइंग, स्पेशली वन ऑफ कल्चरल और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। अब हम जब कलाकृति को देखते हैं, उस समय के कलाकृतियों को जब हम देखते हैं, तो उन कलाकृतियों को देखने से हमें पता चलता है कि उस समय का जो ह्यूमन बीइंग था, उनके क्या थे वन ऑफ द कल्चर और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के बारे में पता। दीज ऑब्जेक्ट्स रेफर टू द वर्क ऑफ आर्ट डन बाय मैन इन द पास्ट, लाइक पेंटिंग, पोएट्री, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स एंड टेक्सटाइल्स। अब जब हम उस समय के पेंटिंग्स को देखते हैं, पोएट्री को देखते हैं, ऑर्नामेंट्स को देखते हैं, टूल्स को देखते हैं, वेपन्स को देखते हैं, तो ये सब चीज़ों को देखने से हमें पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो किस तरह के पेंटिंग्स बनाते थे। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि उस समय में आदि मानव जो थे वो कैसे पेंटिंग्स बनाते होंगे, तो वो किस तरह के पेंटिंग्स बनाते होंगे, तो उनका ज़्यादातर पेंटिंग आपको जानवरों के पिक्चर का होता होगा, इस तरीके से, क्योंकि वो उस समय में शिकार खेलते थे। इस तरह ऐसे वो जो जैसे काल का जो रहता है उस तरह, जैसे मान लीजिए आज आप कोई पेंटिंग बनाएंगे, तो आज की जनरेशन के अनुसार आप पेंटिंग बनाएंगे, उसी तरह उस समय में लोगों के सोचने का जो तरीका था वो पेंटिंग्स के द्वारा वो एक्सप्रेस करते थे और बनाते थे। इस तरीके से हम देखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है सोर्स है। द आर्टिफैक्ट्स गिव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड द रिलीजियस कस्टम, फूड हैबिट्स, क्लॉथिंग एंड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट। और पास्ट में जो लोग जो पास्ट में जो थे, उनका क्या ये आर्टिफैक्ट्स जो है, जो ये कलाकृतियाँ जो हम आपको बता रहे हैं, ये कलाकृतियों को देखने से आपको उनके सोशल, रिलीजियस और उनके कस्टम के बारे में, उनके फूड हैबिट्स, वो क्या खाते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, वो धर्म में किस तरह से थे, धार्मिक किस तरह से थे, उनके पहनने का क्या तरीका था, उनके एंटरटेनमेंट का क्या साधन था, ये सारी चीज़ों को हम आर्टिफैक्ट्स के द्वारा देखते हैं। अब हमने आपको एक पार्ट इसका पढ़ाया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और सेकेंड है इसका लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज आर द डाटा विच इज रिसीव्ड इन द रिटन फॉर्म विच डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सोसाइटी ऑफ एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल के जो बातें थी उसका ये एक डाटा था, ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज, जिसमें उस समय के बारे में बताया जाता है, उस समय के नेचर के और सोसाइटी के बारे में। अब इसका भी स्रोत है, तो इसके क्या क्या हैं, तो रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस मतलब धार्मिक जो लिटरेचर आप देखते हैं, लिटरेचर दैट, अब धार्मिक लिटरेचर क्या हुआ, तो लिटरेचर दैट सेंटर अराउंड रिलीजियन इज कॉल्ड द रिलीजियस लिटरेचर। अब धार्मिक जो ग्रंथ है, धार्मिक जो है, रिलीजियस लिटरेचर जो है, जो धार्मिक साहित्य है, वो क्या है, तो वो हमें देता है, वो किस चीज़ के इर्द गिर्द होता है, तो वो धर्म के इर्द गिर्द होता है। तो द वेद, अब देखिए उस समय में वेद को जो यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, उसके बाद एपिक, महाभारत, रामायण, ये सब जो है, ये क्या है, तो ये आपको रिलीजियस लिटरेचर में इसको बोलते हैं हम लोग इसको। उसके बाद भगवद गीता, पुराण कैन बी रेफर टू द रिलीजियस लिटरेचर। अब आ जाइए सेकुलर लिटरेचर, क्या हम पढ़ेंगे, सेकुलर। हमने ए में क्या पढ़ा, रिलीजियस लिटरेचर, सेकेंड इज सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर, नॉन रिलीजियस लिटरेचर, जैसा कि हमने बताया कि ये रिलीजियस लिटरेचर है, लेकिन ये क्या है, सेकुलर लिटरेचर का मतलब होता है नॉन रिलीजियस लिटरेचर इज नोन एज द सेकुलर लिटरेचर।
जो रिलीजियस नहीं है, धार्मिक नहीं है। इट इंक्लूड्स बायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, ऐतिहासिक जो कैरेक्टर है उनको इसमें बताया गया, जैसे कि हर्ष चरित्र के बारे में, हर्षचरित बाई बाणभट्ट, ड्रामा और पोएम्स, कालिदास के ड्रामा और पोएम के बारे में। उसके बाद हम थर्ड में देखेंगे अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स। अब जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो हमारे यहाँ आए उनके अकाउंट से भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं। द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवल्स ऑल्सो गिव अस यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर पास्ट, हमारे पास्ट के बारे में जो है फॉरेन ट्रैवलर के जो अकाउंट से भी पता। द ग्रीक एम्बेसडर, जब ग्रीक एम्बेसडर हमारे देश में मेगास्थनीज केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऊपर एक बार बताया कि उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था उस समय में उनके सिक्के पे चंद्रगुप्त मौर्य आपको वीणा बजाते हुए दिखेंगे। उसी तरह आप देखेंगे कि जो ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए, जब उनके तो ही रोट ए बुक ऑन इंडिया कॉल द इंडिका, उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम क्या रखा गया, इंडिका, विच फर्दर आवर नॉलेज ऑफ द मौर्य टाइम, और उसमें उन्होंने मौर्य टाइम के बारे में बताया, लिखा। नीड टू प्रिजर्व ऑफ हिस्ट्री, अब चूँकि हिस्ट्री, इतिहास के जो स्रोत हैं उनको बचाना ज़रूरी है ताकि हम जो है अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। तो इसके लिए बहुत सारे जो है बातों पे ध्यान हमें देना होगा। तो द आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो 40 कॉन्स्टिट्यूशन में जो 49 जो आर्टिकल हैं उसमें इसके बारे में भी कहा गया है कि द हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर द कीज टू नो आवर पास्ट। इसमें कहा गया कि जो हमारे ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं, जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक जो सोर्सेज हैं उनको, वो जो है हमारा की है, चाबी है। जैसे कि किसी चीज़ को जब हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में जब हम खोलेंगे तब पता चलेगा। तो ये क्या है, ये चाबी है हमारे पास्ट का, हमारे पीछे की बातों का ये क्या है, चाबी है, और ये बहुत ज़रूरी है इसका सुरक्षित रहना। ठीक है, तो इसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से दैट इट इज़ द ड्यूटी टू द स्टेट, सारे स्टेट्स को ये ड्यूटी दिया गया कि इन सारी चीज़ों के जो है प्रोटेक्ट किया जाए, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाए जो उनके स्टेट्स में आते हैं, जो हिस्टोरिकल हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। दैट्स इट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।